हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझा क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों आया था कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं और एक अच्छा संविधान किसे कहते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में अब हम देखने वाले हैं कि संविधान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म से अवेयर कराना चाहूँगा, जो है मैग्ना कार्टा। यूजुअली हम अपने पढ़ाई में इस टर्म को कई बार देखते हैं, कई बार अपन सुनते हैं कि ये जो है ये मैग्ना कार्टा है इसका, ये मैग्ना कार्टा है इस चीज़ का। तो आखिर ये मैग्ना कार्टा है क्या? तो दोस्तों, मैग्ना कार्टा है द ग्रेट चार्टर। ये फर्स्ट रिटन लॉ था वर्ल्ड का, जो कि हुआ था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड और उनके पार्लियामेंट्री मेंबर्स के बीच में इन 215 AD। तो आखिर में इसमें हुआ क्या था? इसमें पहली बार राजा को कानून के अंदर रखा गया था। ये इन दोनों के बीच में एक लॉ साइन हुआ था, जिसमें जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे उनको उनको भी उनसे भी ऊपर किसी चीज़ को रखा था, लॉ को रखा था। इसलिए इसने इंट्रोड्यूस करा था रूल ऑफ लॉ। आगे चलते हैं। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक चीज़ है कि आप लोग देखिएगा कि इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी रूल बुक है उसमें मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, ये आप देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसे कहा गया है। आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। चलिए अब आगे आते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि क्या क्या था। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1600 से, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, आप सभी लोग अवेयर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने ट्रेड के माध्यम से इंडिया में आया था और फिर यहीं से जो ब्रिटिश का अपने इंडिया में राज चालू हुआ था। तो सबसे मेजर जो रोल था, सबसे स्टार्टिंग जो रोल निभाया था, वो निभाया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक फरमान मिला ट्रेड करने का। ट्रेड करने के पर्पज़ से ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई इंडिया। अब इंडिया पहुंच गई, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्टिंग में तो ट्रेड करा, बट एक टर्निंग पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब इसमें आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग देखिए, बैटल ऑफ बक्सर, एक पार्टी तो फॉर श्योर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बट दूसरी पार्टी कौन सी थी? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्टेप रख गया पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में। जो इंडिया के पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्टेप रख लिया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं, इसी के साथ चालू होता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला जो पार्ट है वो रहा था कंपनी रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका रूल जो कि चला था 1773 से 1858 इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के जो एवोल्यूशन है उसमें कंपनी रूल को हम डिवाइड करा है 1773 से 1858 के बीच में। 1858 से चालू हुआ था क्राउन रूल। इसमें 1773 में सबसे पहले एक एक्ट पास हुआ जो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग के एक्ट के बाद एक अमेंडिंग एक्ट आया जो कि 1781 में था। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। एक्ट ऑफ 1786 आया ईयर 1786। चार्टर एक्ट आए 1793। चार्टर एक्ट फिर आया 1813। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट की एक बात है कि इसमें आप डिफरेंस देखोगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 20 ईयर्स। तो चार्टर एक्ट की एक खासियत थी कि यह हर 20 साल में आता था एक पुराने चार्टर को रिन्यू करने के लिए। ये अभी अपन सब आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, क्यों आया, क्या था, क्या सिग्निफिकेंस थे। फिर क्राउन रूल में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947।
तो चलिए वन बाय वन इन सभी एक्ट्स को देखते हैं। और ये देखिए, ये फाइनली अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, और ये इसको स्टार मार्क कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाया है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों, इसके जो रीज़न थे ये एक्ट को पास करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सबसे पहले रीज़न था इनएफिशिएंट ड्यूअल सिस्टम। कंपनी 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल मैटर्स में एंटर तो हो गई थी, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में ड्यूअल सिस्टम चालू करा गया था, जिसमें एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ थे बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब को दीवानी राइट्स दिए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल एंड जुडिशियल राइट्स दिए गए थे। अब इससे हो ये रहा था कि डुअल सिस्टम के कारण ना ईस्ट इंडिया कंपनी और ना ही नवाब, बंगाल ऑफ नवाब, जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ का किसान था, उनके ऊपर ध्यान दे पा रहे थे, जिस कारण से वहाँ का किसान और वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड, और उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा था। और इसी के चलते एक सबसे बड़ा वहाँ पर फेमाइन आया, जिसे हमें कहा गया बंगाल फेमाइन 1770 में। सेकंड था मिसगवर्नेंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक रीज़न था वो था करप्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। जो कंपनी के ऑफिशियल ही थे वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आ गए थे। थर्ड था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब क्या था ना कि 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर चालू हुआ था, तो वहीं पर साउथ में मैसूर में भी एक बैटल चल रहा था, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब इसी के चलते 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से हार गई, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 1 मिलियन पाउंड की लोन की डिमांड रख दी। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करना ज़रूरी है, और इसी के चलते रेगुलेटिंग एक्ट आया। आइए अब देखते हैं प्रोविजंस क्या क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट के। पहला तो इसमें जो डेजिग्नेशन था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया गया। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें कि 4 पर्सन थे। सेंट्रलाइजेशन करा गया, जो उसी टाइम पे बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सामने। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। प्राइवेट ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन कराया, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड एक मेजर कारण था कंपनी ऑफिशियल्स के करप्ट होने का। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अकाउंटेबल बनाया गया, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि रेवेन्यू एंड जो अदर मैटर्स हैं उसको ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर करा करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो इस तरह से सिग्निफिकेंस ये रहा कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन करा गया, और जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड करा गया। अब इन सब के चलते हुए एक इश्यूज जो थे इस एक्ट में वो ये था कि गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, बट कोई भी वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के भी पावर वेल डिफाइंड नहीं थे। जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑर्डर्स को फॉलो करने में पीछे होते थे। तो इसी सब इश्यूज को चलते हुए फिर एक और एक्ट पास करा गया, जो कि था अमेंडिंग एक्ट 1781,
ये एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट में डिफेक्ट्स थे उन्हीं को बस रिमूव करने के लिए लाया गया। इसमें जो जो मेजर जो चीज़ रखी गई वो थी कि जुडिशियल में चेंज करा गया। इसमें गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और उसके जो सर्वेंट्स थे जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में थे उनको एग्जम्प्टेड करा गया सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से। मैटर्स जैसे कि रेवेन्यू जो मैटर्स थे उनको भी एग्जम्प्ट करा गया। कोर्ट का एक जोग्राफिकल जुडिक्शन जो है फिक्स करा गया, जिसमें कि कलकत्ता के जो लोग थे उनको इस जुडिक्शन में रखा गया। और इसमें जो हिंदूज़ का था तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही जुडिशरी वर्क करती थी और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स के लिए। जो अपेलेट जुडिक्शन है, जो अपील करा जाता है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें भी चेंजेस करा गए। उसमें ये चेंज करा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट नहीं बनाया गया, उसकी जगह जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसको अपीलेट बनाया गया। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि ये पहला अटेम्प्ट था एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने का, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इस एक्ट के बाद फिर एक और एक्ट पास करा गया जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। इसका जो मेजर रीज़न था वो ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के फ्लॉज थे उसको फिक्स करना, साथ में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण उनकी जो अथॉरिटी है उसको इस एक्ट में चैलेंज करा गया। सिस्टम डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इसमें लाया गया, जिसमें कि एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल करा गया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, और दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से ही जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो पॉलिटिकल अफेयर्स था वो दिया गया, और जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रह गए, जिससे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो अथॉरिटी है उसको अच्छा खासा चैलेंज करा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा रिप्रेजेंट होती थी कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। गवर्नर जनरल काउंसिल जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ 4 पर्सन की काउंसिल बनाई गई थी, अब इसको 4 पर्सन से 3 पर्सनस में, मतलब काउंसिल में अब 3 मेंबर की काउंसिल रह गई थी, 1 मेंबर इसमें घटा दिया गया था। ये यहाँ पर चार्टर ऑफ एक्ट लिख गया था, ये रहेगा अपना सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। देखिए सिग्निफिकेंस इसका तो मेजर रोल यही था कि इसमें जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसको फर्स्ट टाइम कहा गया कि वो ब्रिटिश पोजीशंस हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश का जो पोजीशंस है इंडिया में वो पॉइंट आउट हुआ था। अब इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1786। तो ये एक्ट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लाया गया था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उन्हीं की कुछ डिमांड्स थी उसको फुलफ़िल करने के लिए ये एक्ट पास करा गया था। बेसिकली ये एक्ट ऑफ 1786 है। इसमें क्या हुआ कि जो काउंसिल था स्पेशल केस में उसकी पावर को ओवरराइड करने का डिसीज़न गवर्नर जनरल को दिया गया, और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है हर 20 साल में आते हैं, रिन्यू दी चार्टर इन एवरी 20 ईयर्स। इसमें जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, अब ट्रेड मोनोपोली क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, और इनका यही मकसद था, सिर्फ व्यापार। अब क्या था, इसी के चलते ना कई कंपनियां थी जो कि ये चीज़ चाह रही थी, तो उनको रिस्ट्रेन करने के लिए इनको एक मोनोपोली दी गई जिसे ट्रेड मोनोपोली कहा गया। अब इसी को अगले और 20 साल के लिए एक्सटेंड करा गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। इसमें कंपनी का जो पेमेंट था, एम्प्लॉयज़ का जो पेमेंट था उसको इंडियन रेवेन्यू से देने के लिए कहा गया,
और हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी पे करेगी 5 लाख रुपए, वो भी किससे? इंडियन रेवेन्यू से। मतलब इंडिया से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे कंपनी हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपीज़ पे करेगी। ये 3 चीज़ इसमें इंक्लूड करी गई। इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 20 साल बाद आप देख रहे हो डिफरेंस जो है 20 ईयर्स का है। टू रिन्यू चार्टर 20 ईयर्स। इसने अदर मर्चेंट्स को अलाउ करा ट्रेड करने के लिए इंडिया में। इट मीन्स जो ट्रेड मोनोपोली है उसको बंद करके उसको पार्शियल ट्रेड मोनोपोली में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए ही मोनोपोली दी गई, और बाकी जो ट्रेड है उसके रास्ते एक स्ट्रिक्ट लाइसेंस की फॉर्म में अदर मर्चेंट्स को भी दिया गया, क्योंकि अदर मर्चेंट्स द्वारा वहाँ ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करा जा रहा था, इस कारण से। अब इसके क्या प्रोविजंस क्या रहे? पहले तो पार्शियल ट्रेड मोनोपोली में कन्वर्ट करा गया। जो ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था वो पार्शियल हो गई थी। अब सिर्फ चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसी पे मोनोपोली रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। सोवेरेनिटी लाया गया। जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसको ऊपर रखा गया। ब्रिटिश पोजीशंस, जो इंडिया में जितने भी ब्रिटिश पोजीशंस थे उसमें ऊपर रखा गया क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को। रिलीजियस एक्टिविटीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इसको इंडिया में आने की परमिशन दी गई। जो इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको एम्पावर करा गया टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोगों से, और यदि लोगों के द्वारा टैक्स नहीं दिया जाता है तो उनको पनिश करने का भी अधिकार लोकल गवर्नमेंट को दिया जाने लगा। इसमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी पॉइंट्स डाले गए, जिसमें 1 लाख रुपीज़ का ग्रांट दिया गया फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।